नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। सतरंगी बौछारें लेकर, इंद्रधनुष की धारें लेकर, मस्ती की हमचोली आई, खूब रंग जमाती होली आई। महका महका सा फागुन है, चहकी चहकी सी हर धुन है। कहीं प्रीत की डोली आई, कहीं खुशियों की टोली आई। रंग जमाती होली आई, रंग जमाती होली आई। सबसे पहले तो आप सभी को कृषि दर्शन परिवार और दूरदर्शन परिवार की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं और शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी। चूँकि आज 8 मार्च है, आज आदि आबादी का दिन है, लेकिन उनकी बात पूरी होनी चाहिए। चाहे बात हो उनकी सफलता की, चाहे बात हो उनके सफल काज की, चाहे बात हो उनके सम्मान की, चाहे बात हो उनकी प्रेरणा की। और हमारी सभी महिलाओं को और ख़ासकर खेती किसानी की महिलाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और अब चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। और आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे सेहत का राज, सेहत का सरताज, पोषक अनाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती है होली, बस इसलिए खास है होली। आप सभी किसान साथियों को मेरी और दूरदर्शन परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश के 4 प्रगतिशील किसान फेलो फार्मर तथा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से हुए सम्मानित। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सिरोही नस्ल के बकरे निशुल्क वितरित। ग्रीन हाउस स्थापना के लिए राज्य सरकार दे रही अनुदान। और देश में उर्वरकों के आयात में बम्पर इजाफा। जैविक खेती और नवाचार करने वाले प्रदेश के 4 किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से फेलो फार्मर और इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कार्यक्षेत्र में जैविक खेती एवं नवाचार करने वाले प्रदेश के 4 प्रगतिशील किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान फेलो फार्मर तथा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जोबनेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने बताया कि कृषि को नया आयाम देने वाले किसानों के प्रेरणा स्रोत बने प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना कई राष्ट्रीय एवं कृषि के उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर सुदेश कुमार ने बताया कि सुरेंद्र अवाना को समन्वित कृषि, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित फार्मर फेलो अवार्ड, डॉक्टर श्रवण लाल यादव को वर्मी कंपोस्ट और समन्वित कृषि में नवाचारों के लिए, इसके अलावा रूबी पारिक तथा श्याम सुंदर को जैविक खेती में अच्छा कार्य करने के साथ ही कृषि में किए गए नवाचारों के लिए इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चारों प्रगतिशील किसानों को ये सम्मान पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 में आयोजित एक समारोह में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एवं शोभा करंदलाजे ने संयुक्त रूप से प्रदान किए। राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सिरोही नस्ल के बकरे निशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा उच्च नस्लीय पशुधन उत्पादकता के जरिए पशुपालकों के लिए आय और रोजगार के संसाधन विकसित करना है, जिसके लिए सिरोही नस्ल के बकरे निशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। पशुधन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण सेन ने बताया कि राज्य में सिरोही नस्ल बकरी की विकास परियोजना के तहत बकरी पालकों को अब तक 124 सिरोही नस्ल के बकरे निशुल्क वितरित किए गए हैं। इसके लिए मानपुरा, मांचेड़ी, चाकसू में निशुल्क बकरा वितरण के लिए शिविर लगाकर पशुपालकों को उच्च नस्लीय बकरों का निशुल्क वितरण किया गया है। सिरोही नस्ल बकरी विकास परियोजना का क्रियान्वयन अभी राज्य के चयनित जिले अजमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, जयपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और सिरोही में किया जा रहा है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य सरकार किसानों को ग्रीन हाउस स्थापना के लिए लागत पर 50 से 70% तक अनुदान दे रही है। पहले खेतों में मौसम के अनुरूप सब्जियों और फलों की खेती की जाती थी, लेकिन अब पॉली ग्रीन हाउस, लो टनल जैसे संरक्षित ढांचों में गैर मौसमी सब्जियों की खेती करके साधारण से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। बात करें ग्रीन हाउस की तरह संरक्षित ढांचे में उगाई जा रही सब्जियों की, जो सर्दियों में पाले और गर्मियों में धूप की तेजी से सुरक्षित रहती है। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को ग्रीन हाउस की स्थापना की लागत पर 50 से 70% तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं लघु सीमांत SC/ST वर्ग के किसानों को लागत पर 20% अधिक यानी 70% तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को लागत पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कम से कम 4000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस स्थापित करना होगा। देश के किसानों को खाद की कमी न रहे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों के आयात पर बम्पर इजाफा किया गया है। उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश का उर्वरक आयात इस साल जनवरी में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 3.9% बढ़कर लगभग 19 लाख टन हो गया है। देश ने जनवरी 2022 के दौरान 18.33 लाख टन उर्वरकों का आयात किया था। ताजा आंकड़ों के अनुसार 19 लाख टन के कुल आयात में 10.65 लाख टन यूरिया, 5.62 लाख टन डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP, 1.14 लाख टन म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP और 1.63 लाख टन मिश्रित उर्वरक शामिल है। पिछले साल के इसी महीने में देश ने 1248 लाख टन यूरिया, 245 लाख टन DAP और 3.40 लाख टन MOP का आयात किया था। इसमें MOP का आयात कृषि और औद्योगिक उपयोग दोनों के लिए ही हुआ था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक कीमतों में गिरावट का रुख है। किसान भाइयों, खबरें खेती की मैं आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान साथियों, वैसे तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने आपको आज के विषय के बारे में बता दिया, लेकिन पूरा बूझो तो जाने। जो है पोषण से भरपूर, करे रोगों से दूर, लागत कम मुनाफा ज़्यादा, आमदनी ज़्यादा सेहत ज़्यादा, देशी उपज और सेहत का राज, जो कहलाता है सेहत का सरताज। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम बात करेंगे आज पोषक अनाज के बारे में। पोषक अनाज जिसे हम मिलेट्स भी कहते हैं, श्री अन्न भी कहते हैं और इसके साथ ही सुपर फूड भी कहते हैं, जैसे कि रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, मडुआ इत्यादि। ये पोषक अनाज हमारी थाली में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ना केवल हमें स्वाद देता है, सेहत देता है, पोषण देता है, बल्कि हमें आमदनी भी ज़्यादा देता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करने के लिए आइए मिलते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर DV सिंह से और जानते हैं पोषक अनाज के बारे में ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी को पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विश्व महिला दिवस भी है और मैं अपनी तरफ से नारी शक्ति को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वर्ष घोषित हुआ है और हम आज देखते हैं कि 2018 में भारत सरकार ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट का पर्व मनाया था और भारत के अथक प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली है उसने मार्च 2021 में 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने की घोषणा की थी। साथियों, मिलेट्स हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरी दुनिया में प्राचीन काल से ही मिलेट्स की खेती की जाती है और लगभग
130 से ज़्यादा देशों में पूरे दुनिया में मिलेट्स की खेती होती है और एशिया और अफ्रीका के लगभग 60 करोड़ लोग मिलेट्स की जो भोजन है उसको खाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेट्स होने के साथ साथ जो ये फसल है, ये जो शुष्क क्षेत्र हैं उसमें कम पानी में, कम लागत में और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है। हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो रेजिलिएंट हमारी फसलें हैं उसमें मिलेट्स का स्थान है। मिलेट्स के अंतर्गत हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, कंगनी, फोबिया और चीना जैसी मुख्य फसलें हैं। इनकी पोषकता को आप देखेंगे तो बाजरा के अंदर लगभग 12% प्रोटीन पाई जाती है, जबकि हमारे जो गेहूं और चावल हैं उसमें लगभग 8 से 9% प्रोटीन पाई जाती है। यदि हम आयरन को देखें तो हमारे बाजरा के अंदर 16 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम हमारा आयरन पाया जाता है और हमारी जो रागी है उसमें 345 मिलीग्राम कैल्शियम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। तो हमारी पोषकता की दृष्टि से हम देखें तो हमारे जो मिलेट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और पिछले समय में हम देखेंगे तो भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिससे देश में मिलेट्स को बढ़ावा मिले। सरकार के विभिन्न संस्थानों के द्वारा, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में मिलेट्स की 221 नई प्रजातियां विकसित की गई हैं। उसमें कुछ बायोफोर्टिफाइड प्रजातियां भी हैं जिससे देश में मिलेट्स की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और जिससे किसानों को फ़ायदा हो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 2010-11 की तुलना में 2022-23 में जो मिलेट्स का MSP है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई है। यदि हम बाजरा को देखते हैं तो 2010-11 में बाजरा का MSP 880 रुपया था, वो जो 2022-23 में बढ़कर के 2350 रुपया हो गया और लगभग 167% की वृद्धि की गई है। साथ ही साथ यदि हम ज्वार को देखेंगे तो 2010-11 में 880 रुपया प्रति कुंटल MSP था, वो 2022-23 में 2970 रुपया, जो कि लगभग 238% की MSP में वृद्धि की गई है, जिससे हमारे किसान भाइयों का रुझान मिलेट्स को उगाने में ज़्यादा हो और वो ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। साथ ही साथ और जो अन्य चीज़ें हैं उसमें भी सरकार के प्रयास हैं और हम देखते हैं कि 170 से ज़्यादा वैल्यू एडेड नई टेक्नोलॉजीज़ सरकार के संस्थानों के द्वारा विकसित की गई हैं और किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिससे हमारे जो मिलेट्स हैं उनका वैल्यू एडिशन भी किया जा सके, जिससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो। लगभग 175 के आसपास नए एग्री स्टार्टअप हमारे मिलेट्स को लेकर के पूरे देश में स्टार्ट हुए हैं, जिससे हमारी अभी जो फूड कंजप्शन है उसमें भी मिलेट्स का स्थान बढ़ रहा है। दुनिया में लगभग 74 मिलियन हेक्टेयर में हम देखते हैं कि मिलेट्स की खेती की जाती है और उसमें लगभग 46 मिलियन टन पूरे दुनिया के अंदर मिलेट्स का उत्पादन होता है। यदि हम भारत को देखें तो भारत में 1950 के दशक में लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर में मिलेट्स की खेती होती थी और धीरे धीरे वो कम होकर के 2013 तक हम देखते हैं तो लगभग केवल 6 मिलियन हेक्टेयर ही मिलेट्स की खेती हो रही थी। परंतु सरकार के अथक प्रयासों के साथ साथ सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से 2022 में हम देखते हैं कि फिर से दोबारा लगभग 14 मिलियन हेक्टेयर में भारत में मिलेट्स की खेती होती है और लगभग 17 मिलियन हेक्टेयर मिलेट्स का उत्पादन भारत में किया जा रहा है, जो कि पूरे दुनिया का लगभग 20% अकेला भारत में उत्पादन हो रहा है। और भारत अकेला ऐसा देश है जो सेकेंड मिलेट्स का एक्सपोर्ट है पूरे दुनिया के।
हम देखते हैं कि 1960 और 70 के दशक में जब हरित क्रांति आई थी, उस समय हमारी थाली में मिलेट्स का शेयर लगभग 20% होता था। वो अब लगभग घट करके 6% हो गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है कि प्रति व्यक्ति मिलेट्स का शेयर लगभग 30% होना चाहिए, जिससे हमारी जो कुपोषणता है वो धीरे धीरे कम होगी। लोगों को मिलेट्स ज़्यादा खाएंगे, मिलेट्स की डिमांड बढ़ेगी। जब मिलेट्स की डिमांड बढ़ेगी तो मिलेट्स का एरिया बढ़ेगा। जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, जो मिलेट्स का उत्पादन करते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस दृष्टि से सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आप देखते हैं कि भारत में जो 14 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट्स की खेती की जाती है, उसमें राजस्थान सबसे अग्रणी प्रदेश के रूप में आता है। और अकेले राजस्थान में यदि हम बाजरा को देखेंगे तो 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल हमारे बाजरा का है। और जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें हमारा बाड़मेर है, हमारा जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये जो ज़िले हैं ये मुख्यतः हमारे बाजरा की खेती करते हैं। और अभी कुछ समय पहले ही बाड़मेर में नया अनुसंधान केंद्र सरकार ने बाजरा के ऊपर घोषित किया है। और हमारे जोधपुर में बाजरा के प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया गया है, जिससे हमारे राजस्थान का बाजरा और हमारे राजस्थान के अन्य मिलेट्स को बढ़ावा मिले। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में जो हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, हमारी अन्य रेसिपी हैं, उनको जब बढ़ावा मिलेगा और दुनिया में उनकी पहचान होगी, तो भारत के मिलेट्स की दुनिया में एक पहचान होगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जो कि मिलेट्स की खेती करते हैं, उनको निश्चित ही ज़्यादा मुनाफा होगा। और किसान साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें और आधी आबादी की बात करें, तो ऐसा भला कैसे हो सकता है? आधी आबादी यानी कि खेती किसानी की अगर हम बात करें, तो खेती किसानी में तो पूरे काज महिला किसानों से ही होते हैं। और ऐसे ही कई महिला किसान जो है वो प्रगति की तरफ आगे बढ़ रही है, नवाचारी बन रही हैं। उन्हीं में से एक है हमारी प्रगतिशील और नवाचारी महिला किसान दीपा कुमारी। तो आइए देखते हैं दीपा कुमारी की सफलता की कहानी। पधारो मारे देश के आमंत्रण में अपनापे की मिठास खुला प्रदेश है राजस्थान। किले महलों की शान और अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं की रंग बिरंगी धरती, सुनियोजित नगर नियोजन के लिए विश्व भर में विख्यात। महाराजा सवाई जयसिंह ने शिल्प शास्त्र के आधार पर नगर नियोजन किया था जयपुर का। यही जयपुर कभी आमेर था। महाराजा जयसिंह ने नई राजधानी के रूप में आज के जयपुर की कल्पना की थी। शहर के समीप पुराना आमेर अपने सुदृढ़ दुर्ग, अद्भुत स्थापत्य के साथ जयपुर के उपनगर के रूप में अपनी परंपराओं को सहेजे हुए है। इसी आमेर तहसील का एक छोटा सा गांव है सेवापुरा। जयपुर के आसपास बारिश कम ही होती है, लेकिन यहाँ के किसान सिंचाई के लिए सरकारी मदद से कई तरह की फसलें लेने लगे हैं। शायद यही वजह है कि खेती किसानी में परंपरागत लोगों से इतर बहुत कम लोग ही खेती के काम को तरजीह देते हैं। और फिर बहुत पढ़ी लिखी ऐसी महिला जिसने बैंक में नौकरी की हो और तब वो इस क्षेत्र में आए, तो ये किसी अचरज से कम नहीं माना जाएगा। पर ऐसा कर दिखाया है सेवापुरा गांव की दीपा कुमारी अग्रवाल ने।
दीपा कुमारी ने कृषि पशुपालन में तकनीक के प्रयोगों और नई पहलों को अपनाने के साथ ही कम पानी में अधिक पैदावार लेकर सफलता की नई कहानी लिखी है। वो महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की ऐसी जीवंत मिसाल है जिसने खुद पर भरोसा रखकर खेती किसानी और डेयरी में कामयाबी की नई डगर बनाई है। जयपुर शहरी सीमा में 20 किलोमीटर दूरी पर पुराने दिल्ली बाईपास से जाती सड़क सेवापुरा गांव की ओर जाती है। यही है कृषि और डेयरी क्षेत्र में सफलता का नया मुकाम हासिल करने वाली महिला उद्यमी दीपा कुमारी का खेत और डेयरी का सफल व्यवसाय। दीपा कुमारी ने MSc बायोटेक्नोलॉजी में करने के बाद मुंबई के प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान से MBA किया और फिर मुंबई में ही 5 साल तक बैंक में काम भी किया। पर दीपा की मंजिल ये नहीं थी। मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी और MBA फाइनेंस का डिग्री किया है। मैंने लगभग 5 साल प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। मेरा लास्ट जॉब वेल्थ मैनेजमेंट का था, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्सेशन वगैरह था, जो कि एग्रीकल्चर से बहुत ही डिफरेंट है। पर मेरा खुद का काम करने का हमेशा से रुझान था और चूँकि डेयरी और एग्रीकल्चर एक बहुत बड़े स्केल पे इंडिया में किया जाता है, ये एक प्रायोरिटी सेक्टर है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। तो किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमने बात करी पोषक अनाज के महत्व के बारे में। इसके साथ ही देखी हमने प्रगतिशील नवाचारी महिला किसान दीपा कुमारी की सफलता की कहानी। उम्मीद है कि आप भी हमारी इस प्रगतिशील नवाचारी महिला किसान से प्रेरणा लेंगे और खेती किसानी में अपना एक अनूठा प्रयास करेंगे, खेती किसानी में एक नई दिशा देंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान साथियों, अब ज़माना डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। अगर आप हमें पत्र ना लिखना चाहे तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल ID है हमारा krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो कार्यक्रम में एक बार फिर से आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपके जीवन में भी कई रंग बरसे, आपके जीवन में सतरंगी इंद्रधनुष से खुशियाँ आए, ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि जब बात आधी आबादी की होती है तो बात आधी आबादी की पूरी होनी चाहिए। बात होनी चाहिए उनके सम्मान की, उनकी पहचान की, उनके सफल काज की, उनकी प्रेरणा की। तो इसी के साथ लेते हैं हम आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक नए रंग के साथ, एक नए विषय को लेकर, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।